सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया क्लास। इससे पहले फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली इसके जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब इसके कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म के साथ साथ इसके जैविक प्रक्रम, मतलब इसके लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको बताया था कि एम्फीबिया में कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये एम्फीबिया अब फाइलम नहीं है, ये क्लास है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको फर्दर ऑर्डर में जो है क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। ऑर्डर का मतलब ये है कि एम्फीबिया वर्ग को जो है आगे फर्दर जो है गण में जो है विभाजित करते हैं। अब ये ऑर्डर, क्लासेस, फाइलम आप जानते हैं ये क्या है, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जो कि इसेंशियल कैटेगरीज होती है, वर्ग की श्रेणी होती है, उसे कहते हैं। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया क्लास। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया क्लास की तो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि स्पेशली अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो कितने ऑर्डर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे हम जनरली 3 ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। कितने ऑर्डर? यहां पे 3 ऑर्डर के बारे में या फिर 3 प्रकार के गण के बारे में मेंशन किया जाता है कि एम्फीबिया क्लास को आगे जो है 3 गण में जो है विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए ये जो गण है, ऑर्डर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, 1 बाय 1 हम इससे स्टडी करते हैं। हम यहां पे इस क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, और ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इसे कहते हैं एपोडा। कौन सा ऑर्डर है? मैंने कहा हम एपोडा गण के बारे में स्टडी करेंगे। एपोडा के बाद मैं बताऊंगा आपको सेकेंड जो ऑर्डर होता है एपोडा के बाद, वो क्या होता है। बेसिकली इसे कहते हैं कॉर्डेटा। क्या कहते हैं इसे? कॉर्डेटा नहीं बोला है मैंने, कॉर्डेटा बोला है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन होता है, बेसिकली कॉर्डेटा नहीं है ये, बेसिकली ये कॉर्डेटा होता है, ठीक है। कॉर्डेटा का मतलब क्या है? कॉर्डेटा का मतलब है टेल वाला रीजन, ठीक है। और इसी कॉर्डेटा को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं यूरोडेला। क्या कहते हैं इसे ही कहा जाएगा यूरोडेला, या फिर बेसिकली कॉर्डेटा क्लास में आने वाले बेसिकली इस एम्फीबिया क्लास में जो ऑर्डर आ रहे हैं, मैंने इसका सेकेंड ऑर्डर क्या बताया? मैंने बताया कॉर्डेटा और यूरोडेला। हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स जो है हमें लर्न करना है, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, थर्ड गण जो होता है वो क्या होता है एम्फीबिया क्लास का? बेसिकली इसे कहते हैं एन्यूरा। क्या कहते हैं इसे एन्यूरा कहते हैं। एन्यूरा के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एक पॉइंट जो है डिस्कस किया था। वो क्या था कि ये जो एन्यूरा गण होता है ये एम्फीबिया क्लास का लार्जेस्ट ऑर्डर कंसिडर किया जाता है, या लार्जेस्ट गण होता है, ठीक है। सबसे जो है अधिक स्पीसीज की संख्या और प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा किस गण में देखने को मिलता है एम्फीबिया क्लास में? मैंने कहा एन्यूरा गण में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया है एम्फीबिया क्लास को। एक बार और देखते हैं ये कौन कौन से हैं। पहले हम एपोडा के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को ही क्या कहते हैं, यूरोडेला कहते हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एन्यूरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों ही गणों को पढ़ने से पहले एम्फीबिया में पाया जाने वाला एक बहुत ही अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो होता है उसे हम स्टडी करने वाले हैं, और ये हमारा नोट पॉइंट है, ठीक है। इस नोट पॉइंट में मैं आपको किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम यहां पे इस नोट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। और आफ्टर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एम्फीबियंस, हम क्या बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए यहां पे अगर नोट पॉइंट की बात करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जहां जो हम इस पर्टिकुलर नोट पॉइंट में स्टडी करने वाले हैं, इसे कहते हैं स्पॉनिंग। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा स्पॉनिंग। अब यहां पे स्पॉनिंग क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन इट, इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं कि स्पॉनिंग की जो प्रक्रिया है वो एम्फीबिया क्लास में पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। और देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम ये बात करें, आप जानते हैं अगर हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो ये किस प्रकार के, मैंने कहा रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर बात करें तो ये अपने वंश को, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये किस प्रकार के
होते हैं? ये ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं ये? मैंने कहा ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मीनिंग ये है कि ये अपना जो है वंश कैसे बढ़ाते हैं? मैंने कहा ये एग लाइंग करते हैं, अंडे देते हैं। बेसिकली इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा अंडस। क्या कहते हैं इसे? इसे बेसिकली कहा जाएगा अंडस कहा जाएगा, या ओवीपेरस प्रकार का जीव कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पॉनिंग के प्रोसेस में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो स्पॉनिंग का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं कि एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं, एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं वो अंडे देने के लिए, मतलब मैंने कहा ये अंडे देने के लिए, और इसमें पाया जाने वाला जो बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें अंडे देने के प्रोसेस और बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्पॉनिंग कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने कहा अगर हम इसमें बात करें एम्फीबिया के मेंबर्स में अंडे देने की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? यहाँ पे एग लाइंग प्रोसेस की बात करने वाले हैं, तो अंडे देने की प्रक्रिया की बात करें, या फिर इसके साथ साथ हम किसकी बात करें? इसमें पाया जाने वाला जो ये एक्सटर्नल टाइप का बाह्य या फिर निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एग लाइंग का जो प्रोसेस होता है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन दोनों को ही कंबाइनली जॉइंटली कहा जाता है स्पॉनिंग। क्या कहते हैं इसको? इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? स्पॉनिंग कहेंगे। लेकिन इसको और डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, इसके पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर हम किसी भी फीमेल एम्फीबियन की बात करते हैं, ठीक है, मैंने कहा ये एक लिंगी होते हैं, तो उसमें फीमेल और मेल दोनों ही इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम बेसिकली किसकी बात करें? फीमेल एम्फीबियंस की बात करते हैं, मादा उभयचर की बात करते हैं, तो ये जो फीमेल एम्फीबियंस है ये वाटर के सरफेस पे, मैंने कहा वाटर के सरफेस पे या फिर जल के अंदर बात करेंगे, उसके सतह पे एक विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ को क्या करते हैं? स्त्रावित करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टिकी सब्सटेंस, इस स्टिकी सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इस स्टिकी सब्सटेंस को कहा जाता है चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तो मैंने कहा फीमेल एम्फीबियन क्या कर रहे हैं? यहां पे जो है एक चिपचिपे पदार्थ को स्त्रावित करते हैं, रिलीज करते हैं। कहां पर? मैंने कहा जल के अंदर या फिर जल के सतह पर। ठीक है, और ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है ये बाद में क्या होता है कि ये पूरे जल के सतह पे फैल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? ये स्प्रेड हो जाता है पूरे वाटर में। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर स्प्रेड हुए एक तरह से एक नेटवर्क का निर्माण हो जाएगा, एक जाल जैसी संरचना जो है जल के सतह पे हमें देखने को मिलता है। और इसी पर्टिकुलर नेटवर्क में क्या होने वाला है? मैंने कहा यहां पर क्या फॉर्म होने वाला है? अब ये जो स्टिकी सब्सटेंस है उसका एक नेटवर्क जो है, इसका एक जाल बन जाता है। और इस नेटवर्क में क्या होगा? इस नेटवर्क में जो मेल एम्फीबियन की बात करें, ठीक है, ये जो मेल एम्फीबियंस होते हैं ये अपना गैमेट, ठीक है, अगर मेल एम्फीबियन में पाए जाने वाले गैमेट की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्पर्म कहेंगे। तो ये जो स्पर्म होते हैं अब ये इस जाल में आकर के क्या हो जाते हैं? मैंने कहा ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, मैं वन मोर टाइम आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्पॉनिंग के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि यहाँ पे अगर हम अंडे देने की प्रक्रिया और इसमें पाए जाने वाले बाह्य निषेचन की कंबाइनली बात करें तो इसे बोला है मैंने क्या? स्पॉनिंग बोला है। इसमें फीमेल एम्फीबियन ने क्या किया कि H2O के सरफेस पे कुछ एक स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज किया। ये स्टिकी सब्सटेंस जो है वो क्या हो गए? पूरे जल के सतह पे फैल गए, फैल करके जाल का निर्माण किया। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर एट द सेम टाइम मेल जो एम्फीबियन है वो अपने स्पर्म मतलब मेल गैमेट को जो है रिलीज करते हैं। और ये जो स्पर्म है, जो नर युग्मक होता है, ये ट्रैप हो जाता है इस नेटवर्क में, और इस प्रकार से इसमें जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखा जाता है। और यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा? मैंने कहा अब यहां पे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? मैंने कहा इस तरह से यहां पे युग्मनज का जो है निर्माण हो जाता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसीजर आपको देखने को मिल रहा है जिसमें अंडे देने की प्रक्रिया के साथ साथ हमने बाह्य निषेचन की बात की है, इसे क्या कहेंगे? इसे सम्मिलित रूप से स्पॉनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे सम्मिलित रूप से स्पॉनिंग
स्पॉनिंग कहेंगे। तो ये जो स्पॉनिंग के प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, स्पॉनिंग का जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो एम्फीबियंस में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए इसी नोट पॉइंट के साथ साथ एक और नोट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, और ये क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड नोट पॉइंट के बारे में कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनके लिए कहा जाता है ये किस प्रकार के जीव हैं। तो ये कहा जाता है ये एनएमनियोट होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये जो एम्फीबियंस होते हैं वो किस प्रकार के जीव हैं? मैंने कहा ये एनएमनियोट्स होते हैं। अब हम समझेंगे कि इन्हें एम्फीबियंस को जो है एनएमनियोट्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से इसको एनएमनियोट कहा जाएगा। देखिए पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर हम इन जीवों में मतलब एम्फीबिया वर्ग जो है उनमें पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, जो भी सदस्य हैं, उनके एम्ब्रियो की बात करते हैं। ठीक है, उनमें पाए जाने वाले एम्ब्रियो की बात करें, या फिर एम्ब्रियो को आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इसको भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसके एम्ब्रियो की बात करते हैं तो इस एम्ब्रियो के चारों तरफ आप जानते हैं कि एम्ब्रियो के चारों तरफ जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब सुरक्षात्मक झिल्ली जो कि भ्रूण के चारों तरफ उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एमनियन। क्या कहते हैं उसे एमनियन कहा जाता है, जो कि इनके जीवों में पाए जाने वाले एम्ब्रियो को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी सुरक्षा करता है। और अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें कहा जाएगा कि एम्फीबिया क्लास के मेंबर में ये जो एमनियन है जो कि एक सुरक्षात्मक भ्रूण झिल्ली है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं पाए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? इसे एनएमनियोट्स कहेंगे। अगर आपको याद हो तो इसी तरह का जो कंसेप्ट है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था, अब वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करने वाला हूं। देखिए मैंने कहा यहां पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन यहां पे रिप्रेजेंट करता है अब्सेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा एन जो है ये अब्सेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहां पे अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि एम्ब्रियो के बाहर क्या प्रेजेंट होता है। मैंने कहा एक सुरक्षात्मक, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा एक सुरक्षात्मक भ्रूण झिल्ली प्रेजेंट है। एक क्या है? सुरक्षात्मक भ्रूण झिल्ली का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ये जो है प्रोटेक्टिव, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव। मैंने कहा प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोल दिया। अगर ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एमनियन। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा एमनियन। और इसी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड और या फिर कुछ एक लिक्विड जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, लिक्विड जैसा कंटेंट जो होता है उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पे स्पेशली एम्फीबियंस में क्या कहते हैं कि ये जो एमनियन होता है वो क्या होता है? मैंने कहा ये एमनियन जो है अब्सेंट होता है। क्या होता है? ये एमनियन अब्सेंट होता है, और एमनियन अब्सेंट है इसीलिए हम इसे क्या मानते हैं? इसे एनएमनियोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एनएमनियोट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको टू प्रोसीजर के बारे में, दो विशेष प्रकार के प्रक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया स्पॉनिंग के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया एनएमनियोट्स के बारे में कि इनके जीवों में पाए जाने वाले भ्रूण के बाहर जो सुरक्षात्मक भ्रूण झिल्ली है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसे एमनियन कहते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। तो एमनियन बेसिकली किस में पाए जाएंगे? ये कहा जाता है कि एमनियन प्रकार का जो ये सुरक्षात्मक झिल्ली है अक्सर उन जीवों में पाए जाते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है। और आप ये जानते हैं कि इसमें एम्फीबिया क्लास में बेसिकली किस प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है? मुख्य रूप से बाह्य निषेचन होता है, लेकिन एक सदस्य की बात करें, सैलेमेंडर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, हमने इतने सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, और अब हम स्टडी करने वाले हैं इनके तीनों ही ऑर्डर के बारे में वन बाय वन। कौन कौन से एग्जाम्पल हमें स्टडी करना है? एपोडा, कॉर्डेटा या यूरोडेला और एन्यूरागन के बारे में हम क्या करने वाले हैं? वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट जो ऑर्डर है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपोडा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, और ये क्या होता है? ये होता है एपोडा। देखिए एपोडा में क्या कहा जाएगा कि इस गण में जो भी सदस्य आएंगे, ठीक है, इस गण में जो भी सदस्य आएंगे उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? मैंने कहा इसमें अग्र और
पक्षपाद नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिट की बात करते हैं या लिम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एम्फीबिया क्लास में आने वाले एपोडा गण में क्या होता है कि अगर हम अग्र और पश्चपाद की बात करते हैं, किसकी, अगर हम यहाँ पे अग्र और पश्चपाद की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर ये अग्र और पश्चपाद क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये अब्सेंट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहा जाएगा लिम्बलेस। क्या कहेंगे इसे लिम्बलेस एनिमल कहा जाएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर एपोडा में जो भी हैं उसमें अग्र और पश्चपाद नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं। अगर लिम्ब नहीं है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहा जाएगा लिम्बलेस एनिमल कहा जाएगा। अब हम डायरेक्टली इसमें आने वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल कौन सा है, हम बस एक सिंगल एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल कौन सा है, इसे कहते हैं इक्थियोफिस। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा इक्थियोफिस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे इक्थियोफिस कहेंगे। अब ये जो इक्थियोफिस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीव है जो कि इस एम्फीबिया क्लास में एपोडा गण में आते हैं। देखिए इसके लिए कहते हैं कि ये इक्थियोफिस या इक्थायोफिस कहते हैं इसे। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड वॉर्म। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ब्लाइंड वॉर्म कहा जाएगा, ठीक है। और ब्लाइंड वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली यहां पर ये पॉइंट गिवन होता है कि ये इक्थियोफिस की अगर हम आईज की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके आईज जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है, ढके हुए होते हैं। कवर्ड किससे होते हैं, तो इनमें पाए जाने वाले जो नेत्र होते हैं वो ढके होते हैं इनके स्किन से, ठीक है। अगर इनके स्किन से, इनके त्वचा से इनके नेत्र जो हैं वो ढके हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसे ब्लाइंड वॉर्म कहते हैं। तो इस आधार पे जो है इस इक्थायोफिस का जो नाम है वो क्या रखा गया है, ब्लाइंड वॉर्म रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इक्थायोफिस के बारे में और कौन कौन से कैरेक्टर हमें यहां पे देखना है, मैं आपको ये बता दूं। इक्थायोफिस जो है बेसिकली एम्फीबियन, कोई ऐसा एम्फीबियन होता है, इसके लिए क्या कहते हैं कि इसकी अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, इसकी इक्थायोफिस की अगर फीमेल स्पीसीज की बात करते हैं, किसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम मादा प्रजाति की बात करते हैं, फीमेल स्पीसीज की बात करते हैं, तो इसकी जो फीमेल स्पीसीज है वो एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर को शो करते हैं जो पूरे एम्फीबिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ये क्या होता है, मैंने कहा ये इसकी जो फीमेल स्पीसीज है ये पेरेंटल केयर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, मैंने कहा ये पेरेंटल केयर दर्शाते हैं। और देखिए पेरेंटल केयर का जो ये जो प्रोसीजर होता है, इस प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं वो एम्फीबिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे पैतृक संरक्षण। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा पैतृक संरक्षण कहा जाएगा। तो ये जो पेरेंटल केयर होता है वो एम्फीबिया क्लास में पाए जाने वाला एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म माना जाता है। यहाँ पे स्पेशली हम एपोडा में आने वाले एक थायोफिस की बात करें, और मैंने आपको कहा कि इसमें जो फीमेल स्पीसीज होते हैं वो क्या शो करते हैं, पेरेंटल केयर शो करते हैं। पेरेंटल केयर कैसे शो करते हैं, पेरेंटल केयर का मीनिंग क्या होता है, तो यहां पे आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एम्फीबियंस जो हैं ओविपेरस प्रकार के होते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। अगर ये अंडे देते हैं, एग्स लेइंग टाइप के होते हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये अपने अनफर्टिलाइज्ड एग, अपने अनिषेचित प्रकार के अंडे को क्या करते हैं, मैंने कहा पूर्णतया संरक्षण प्रदान करते हैं, उसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। और इस तरह से उनमें पेरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण देखा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो इक्थायोफिस है उसकी फीमेल स्पीसीज क्या करने वाली है, ये बेसिकली ये करती है कि पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती है अपने अनफर्टिलाइज्ड एग को, ठीक है। तो ये पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा अगर हम किस प्रकार के एग की बात करें, यहां पर अनफर्टिलाइज, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग की बात करते हैं। अनफर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा अनिषेचित अंडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है अनिषेचित अंडा कहते हैं। और अगर हम स्पेशली इस अनिषेचित अंडा की बात करते हैं तो इसको अगर प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैंने कहा अगर इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, मतलब अगर सुरक्षा मिल रहा है, तो इसके प्रोटेक्शन और इसके संरक्षण किसके, मैंने कहा अनिषेचित अंडे के प्रोटेक्शन की विधि को ही क्या कहते हैं,
पेरेंटल केयर कहते हैं, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए सपोज मैंने कहा यहां पर कोई भी एक क्या है, इक्थायोफिस है, क्या है ये, एपोडागन में आने वाला इक्थायोफिस है, ठीक है। और ये इस प्रकार से अपने अनफर्टिलाइज एग को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए सपोज ये है तो ये अपने एग्स को जो है बहुत सुरक्षित रखते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसके एग्स को बना दिया है। तो बिल्कुल ये एग्स को क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन से, प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए इस तरह से अपने बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, ढके हुए रहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये क्या बनाया है, मैंने यहाँ पर जो है फीमेल इक्थायोफिस बनाया है। क्या बनाया है, ये जो है फीमेल इक्थायोफिस है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने कि ये किस प्रकार से जो है अपने जो है अनफर्टिलाइज एग को, अनिषेचित अंडे को जो है संरक्षण प्रोवाइड करती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए मैंने इस पर्टिकुलर एपोडागन के बारे में क्या क्या बताया, इसको हम वन मोर टाइम देखने वाले हैं। मैंने आपको कहा कि इसमें लिम्बलेस एनिमल आते हैं, मतलब ऐसे एनिमल आते हैं, ऐसे जीव आते हैं जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि इसमें अग्र और पश्चपाद नहीं पाए जाते। तो इक्थायोफिस भी क्या हो गए, मैंने कहा इक्थायोफिस भी लिम्बलेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे ब्लाइंड वर्म क्यों कहते हैं, इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम ब्लाइंड वर्म क्यों होता है, क्योंकि इसके जो आईज होते हैं वो कवर्ड होते हैं इनके त्वचा से, ठीक है। और हमने यहाँ पे आइज की बात की, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इनके कर्ण के बारे में, इनके ईयर के बारे में बात करते हैं, तो इनके ईयर के लिए क्या कहा जाएगा कि इसमें आप जानते हैं कि इनमें पाए जाने वाले ईयर को टिम्पेनम कहते हैं, कर्णपट कहते हैं या ईयर ड्रम कहते हैं। और यहाँ पर इस इक्थायोफिस में क्या होता है, टिम्पेनम अब्सेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये टिम्पेनम या फिर ईयर ड्रम क्या होते हैं, कर्णपट नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। लेकिन इक्थायोफिस में हम बेसिकली किस स्पीसीज की बात करें, किस प्रजाति की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फीमेल स्पीसीज की बात करें तो ये क्या शो करते हैं, मैंने कहा ये पेरेंटल केयर शो करते हैं, पैतृक संरक्षण को दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं उसको ये क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और इस डायग्राम में मैंने बताया है कि ये फीमेल इक्थायोफिस है और इस तरह से ये जो है अपने अनफर्टिलाइज एग को, अनिषेचित अंडे को क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी से कवर किए हुए हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, संरक्षण प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए हमने वेरी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द एम्फीबिया क्लास के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम सेकेंड प्रकार के जो गन की बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, आप जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं कॉर्डेटा। क्या कहते हैं इसे बेसिकली कहते हैं कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाएगा यूरोडेला। क्या कहते हैं इसे यूरोडेला भी कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के द्वितीय प्रकार के गन के बारे में, इसमें पाए जाने वाले कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो क्या कहा जाता है यहाँ पे स्टूडेंट, कि ये जो कॉर्डेटा है इसमें पाए जाने वाले मेंबर्स कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, उदाहरण के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पे वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है, हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जो कि कॉर्डेटा गन में आते हैं। ये कौन से होते हैं, मैंने कहा सैलामेंडर होते हैं। क्या होते हैं, आपने सैलामेंडर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। सैलामेंडर में क्या बताया था मैंने कि ये एकमात्र ऐसे जो है जीव होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जिनमें आंतरिक निषेचन पाया जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केस में एम्फीबियन में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो यहाँ पे सैलामेंडर के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये जो सैलामेंडर होते हैं स्टूडेंट, यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। लेकिन सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं कि सैलामेंडर ही है, मैंने कहा ये भी क्या है, सैलामेंडर ही है, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, सैलामेंडर टिग्रीना। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाएगा सैलामेंडर टिग्रीना कहते हैं। और ये जो सैलामेंडर टिग्रीना होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसका जो है बेसिकली इसे ही कॉमन नेम प्रोवाइड किया गया है, इसे कहते हैं टाइगर सैलेमेंडर। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा टाइगर सैलेमेंडर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के बारे में स्टडी किया, लेकिन मैं आपको वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके बारे में एक अपवाद वाला जो पॉइंट होता है, एक एक्सेप्शनल पॉइंट जो होता है वो बताने वाला हूं। यहाँ पे अपवाद स्वरूप जो सैलेमेंडर होते हैं वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, मैंने कहा ये जरायुज प्रकार के होते हैं, मतलब ये विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं ये जरायुज होते हैं या फिर विविपेरस होते हैं। वैसे तो मैंने बताया कि
सभी सदस्य जो होते हैं एम्फीबिया क्लास के वो ओविपेरस होते हैं। अपवाद स्वरूप हम यहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो कि क्या होते हैं, विविपेरस प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि अगर हम सैलामेंडर टिग्रीना की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है टाइगर सैलामेंडर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थर्ड एग्जांपल इसी गन की बात करें, इस गन में आने वाले जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये है नेक्ट्यूरस। क्या है ये, मैंने कहा एक जीव के बारे में आपने सुना होगा, इसे क्या कहते हैं, नेक्ट्यूरस कहते हैं। लेकिन नेक्ट्यूरस से क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, नेक्ट्यूरस से जो क्वेश्चन आता है कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसे जो है बेसिकली कॉमन नेम प्रोवाइड किया गया है, इसे कहते हैं मड पपी। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मड पपी। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मड पपी जो है वो आखिर किस प्रकार के एम्फीबियन का क्या है, कॉमन नेम होता है। ठीक है, देखिए हमने इसके बारे में स्टडी किया। अब वन लास्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है, हम यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हमारा है क्रिप्टोब्रैंकिया। क्या है, हम यहाँ पे क्रिप्टोब्रैंकिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि स्पेशली अगर हम क्रिप्टोब्रैंकिया की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि सबसे लार्जेस्ट एम्फीबियन कौन होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े प्रकार के जो उभयचर है वो कौन होते हैं, तो ये क्रिप्टोब्रैंकिया होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये इट इज कंसीडर्ड एज अ लार्जेस्ट एम्फीबियन। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये लार्जेस्ट एम्फीबियन, सबसे बड़े आकार के जो है उभयचर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, यहां पे हम वन मोर टाइम रिवाइज करें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कैसे लर्न करना है। दो स्पीसीज तो मैंने सैलामेंडर के बताए। फर्स्ट जो है ये है सामान्य सैलामेंडर। ठीक है, और जो कि क्या होते हैं, अपवाद स्वरूप ये विविपेरस होते हैं। लेकिन मैंने आपको सेकेंड जो एग्जांपल बताया है दैट इज अबाउट सैलामेंडर टिग्रीना। कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है टाइगर सैलामेंडर। ठीक है, और यहां पे नेक्ट्यूरस की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है मड पपी। ठीक है, और यहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, नोट पॉइंट क्या है, स्टार पॉइंट क्या है, क्रिप्टोब्रैंकिया के बारे में। ये जो क्रिप्टोब्रैंकिया प्रकार की जो स्पीसीज है यहाँ पे एम्फीबिया क्लास में, इसे जो है लार्जेस्ट एम्फीबियन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने सैलामेंडर की बात की, तो यहाँ पे सैलामेंडर में पाए जाने वाले लार्वा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट है, मैंने कहा ये हमारा अब MTR का पॉइंट है। MTR का पॉइंट आप जानते हैं, मुझे तो रट लो वाला पॉइंट है। और ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये MTR पॉइंट में मैं सैलामेंडर में पाए जाने वाले लार्वल स्टेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम इसमें सैलामेंडर में पाए जाने वाले लार्वल स्टेज की बात करें, किस स्टेज की, किस अवस्था की बात कर रहा हूं मैं लार्वल स्टेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लार्वल स्टेज के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जिसके आधार पे मैंने आपको कहा था कि इसमें भ्रूणीय परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए इसमें जो लार्वल स्टेज होता है ये कौन सा होता है, मैंने कहा इसे कहा जाएगा एक्सोलोटल लार्वा। कौन सा लार्वा, यहां पे जो लार्वा होता है इसे कहते हैं एक्सोलोटल लार्वा। लेकिन इस लार्वा से क्वेश्चन कहां से बनेगा, इस लार्वा से, ये जो एक्सोलोटल लार्वा होता है स्टूडेंट, यहां से जो क्वेश्चन बनता है क्या, ये जो लार्वा है एक विशेष प्रकार का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार के विशेष गुणधर्म को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि ये एक्सोलोटल लार्वा जो कि सैलामेंडर में प्रेजेंट होते हैं, सैलामेंडर या फिर यहां पर इसी पर्टिकुलर इसके एक प्रजाति की और बात करें तो यहां पे इसे कहेंगे एम्बायोस्टोमा। क्या कहेंगे इसे, एम्बायोस्टोमा। ठीक है, तो या तो हम अब कह रहे हैं एम्बायोस्टोमा में प्रेजेंट है एक्सोलोटल लार्वा, या फिर किस में प्रेजेंट है, सैलामेंडर में एक्सोलोटल लार्वा प्रेजेंट है। और ये एक्सोलोटल लार्वा जो है एक विशेष प्रकार के गुणधर्म को दर्शाते हैं, और इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा नियोटेनी। क्या कहते हैं इसे नियोटेनी कहते हैं। नियोटेनी को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है पीडोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, इसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। कोई स्पेसिफिक हिंदी टर्म नहीं है, आपको ये नियोटेनी और पीडोजेनेसिस ही लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नियोटेनी की अगर हम बात करें कि आखिर इस प्रकार के लार्वा में अगर नियोटेनी और पीडोजेनेसिस का गुणधर्म पाया जाता है तो आखिर ये इसमें होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जनरली ये कहा जाएगा कि जब लार्वल स्टेज का कन्वर्जन हम एडल्ट स्टेज में बात करते हैं, आप जानते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्था में जो है किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से कन्वर्जन आते हैं, उसका लार्वल स्टेज जो
जो होता है वो एडल्ट स्टेज में चेंज होता है, लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था में जो है परिवर्तन दर्शाते हैं। तो यहां पर मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर कह रहा हूं कि नियोटेनी क्या होता है कि अगर हम इसके एडल्ट स्टेज की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके एडल्ट स्टेज मतलब वयस्क अवस्था की बात करते हैं तो इसमें कहा जाएगा कि इसके एडल्ट स्टेज में भी कौन से कैरेक्टर, कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। मैंने कहा इसमें जुवेनाइल कैरेक्टर होते हैं। कौन से कैरेक्टर? मैंने कहा इसमें जुवेनाइल कैरेक्टर होते हैं। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? देखिए, जुवेनाइल के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। जुवेनाइल का मीनिंग होता है यहां पे जो यंग स्टेज, क्या होता है? यंग स्टेज, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा हूं एडल्ट स्टेज में कौन सा कैरेक्टर, मैंने कहा एडल्ट स्टेज मतलब वयस्क अवस्था में भी इसमें यंग स्टेज वाले जो है कैरेक्टर होते हैं, अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको स्पेशली क्या समझाया, वन मोर टाइम हम रिवाइज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि सैलामेंडर में जो लार्वा है एक्सोलेटल लार्वा है और वहां जो प्रोसेस हो रहा है नियोटेनी। नियोटेनी क्या है कि अगर इनके वयस्क अवस्था में भी इनके यंग स्टेज मतलब तरुण अवस्था के गुणधर्म पाए जाते हैं तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? नियोटेनी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर इसमें नियोटेनी जो है क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होता है कि अगर हम एक स्पेशल टाइप के प्रोसेस की बात करें जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि इसमें क्या अब्सेंट होता है, मैंने कहा इसमें मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है? मैंने कहा मेटामॉर्फोसिस जो है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? आपको पता है कि यहां पे मेटामॉर्फोसिस जो है किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग होता है कि इनके लार्वल स्टेज का एडल्ट स्टेज में कन्वर्जन, ठीक है। और ये कन्वर्जन यहां पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि यहां पे एडल्ट स्टेज में भी कुछ एक गुणधर्म ऐसे पाए जाते हैं जो उसके जुवेनाइल स्टेज के होते हैं। तो नियोटेनी जो है और पीडोजेनेसिस जो है वो कैरेक्टर किसका होता है? एक्सोलेटल लार्वा का होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन मेनली पूछा जाएगा। तो हमने यहां पे 2 स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि एम्फीबिया क्लास में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम थर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा थर्ड ऑर्डर कौन सा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं आपको इसे पढ़ाने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं कि हमने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में वेरी फर्स्ट पॉइंट जब पढ़ रहे थे, मैं जब आपको प्रजातियों की संख्या बता रहा था वहां पर एन्यूरा के बारे में बताया था कि एन्यूरा एकमात्र ऐसा गण है जिसमें टोटल इनकी जो प्रजातियों की संख्या होती है एम्फीबिया की, वो मैंने क्या बताया था कि पूरे दुनिया भर में एंटायर वर्ल्ड में केवल 3000 लगभग नियर अबाउट 3000 जो है एम्फीबियंस होते हैं। 3000 एम्फीबियंस में से 2600 जो प्रजाति है, मैंने कहा 2600 प्रजाति केवल एन्यूरा गण में है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एन्यूरा जो गण है, एन्यूरा जो ऑर्डर होता है एम्फीबिया का लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में या फिर थर्ड जो हमारा ऑर्डर होता है वो क्या होता है। मैंने कहा एम्फीबिया क्लास का जो थर्ड ऑर्डर होता है वो हम पढ़ते हैं बेसिकली क्या, इसे कहते हैं एन्यूरा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एन्यूरा गण, ठीक है। अब देखिए एन्यूरा गण में आपको कौन कौन से कैरेक्टर को लर्न करना है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि ये जो है क्या होते हैं, लार्जेस्ट ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये लार्जेस्ट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे जो है ये सबसे जो है बड़े आकार का क्या होता है, सबसे अधिकतम या फिर अधिकतम स्पीसीज को रखने वाला गण होता है लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट देखा। अब देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं, एन्यूरा गण में आते हैं, ठीक है। हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है राना टिग्रीना। क्या है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ राना टिग्रीना के बारे में। अब देखिए राना टिग्रीना जो है आप जानते हैं किसका साइंटिफिक नेम होता है। मैंने कहा राना टिग्रीना जो है बेसिकली किसका नाम होता है, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। किसका होता है ये, मैंने कहा ये मेढक का क्या है, साइंटिफिक नेम है। और मेढक जो है इज अ मेंबर, इट इज अ मेंबर, फ्रॉग इज ए मेंबर ऑफ एम्फीबिया क्लास, बट इन विच ऑर्डर, इन विच ऑर्डर, तो मैंने कहा यहाँ पे एन्यूरा गण में आते हैं, ठीक है।
तो राना टिग्रिना के बारे में हमने देखा। इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं टोड के बारे में। क्या देखने वाले हैं? टोड के बारे में। टोड को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट प्रोवाइड किया था। वो क्या था कि टोड जो है इसी को कहते हैं बुफो मेलनजिना। क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है बुफो मेलनजिना कहते हैं, मेलनजिना कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो बुफो मेलनजिना होता है इसका जो है क्या है, मैंने कहा ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? भेक कहते हैं, टोड कहते हैं। इसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था कि इनके स्किन पर क्या होते हैं? ये जो एम्फीबियन होता है इनके त्वचा पर एक विशेष प्रकार की जो है ग्रंथि प्रेजेंट है इनके त्वचा पे, इनके स्किन पे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइजन ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? पॉइजन ग्लैंड कहते हैं, पॉइजनियस ग्लैंड कहते हैं, या फिर इसे कहा जाएगा विष ग्रंथि। मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं इसे? विष ग्रंथि कहते हैं। और ये जो विष ग्रंथि है वो किस प्रकार के ग्रंथि का जो है रूपांतरण होता है? मैंने कहा ये जो है पैरोटिड जो ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड एक स्लाइवरी ग्लैंड है जो कि यहाँ पे इनके सदस्यों में पाया जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड का ही क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, या फिर हम ये कहते हैं ये रूपांतरण होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और ये क्या है? ये होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं रेकोफोरस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहेंगे रेकोफोरस। अब देखिए ये रेकोफोरस जो है ये बेसिकली यहाँ पे एन्यूरागन में आने वाले सदस्य तो हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम होता है ये फ्लाइंग फ्रॉग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये फ्लाइंग फ्रॉग कहलाएंगे। मतलब इसमें जो है थोड़ा बहुत उड़ने की टेंडेंसी है, फ्लाई करने की टेंडेंसी है, फ्लाइट जो है ये कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये क्या होता है? ये होता है हाइला। क्या है ये? मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं हाइला। हाइला को क्या कहते हैं? हाइला का कॉमन नेम होता है ट्री फ्रॉग। क्या होता है? ट्री फ्रॉग। इनके हैबिटेट के बेसिस पे इसको कह दिया है ट्री फ्रॉग। जनरली ये वृक्षों पर देखे जाते हैं, ट्रीज पे मिलते हैं, इसीलिए इसको कह दिया ट्री फ्रॉग। फिफ्थ एग्जांपल यहाँ पे हम देखें तो फिफ्थ एग्जांपल में होता है पाइपा। क्या है? मैंने कहा अगर पाइपा की बात करते हैं तो पाइपा क्या है? मैंने कहा पाइपा भी एन्यूरागन में आने वाले सदस्य होते हैं। और पाइपा का जो है बेसिकली यहाँ पे इसका अगर बात करें कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है सूरीनेम। क्या होता है? इसे कहते हैं सूरीनेम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका कॉमन नेम हो गया, तो सूरीनेम जो हो गया इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट है। सूरीनेम जो होते हैं स्टूडेंट बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि इसकी फीमेल स्पीसीज की बात करते हैं। किसकी? अगर इसके फीमेल, ये मैंने फीमेल का सिंबल बनाया हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बता दिया है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग के फाइलम पढ़ाना स्टार्ट किया था कि मेल और फीमेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फीमेल का है बेसिकली, ये क्या है? फीमेल का सिंबल होता है। अगर यहाँ पे वन मोर टाइम मैं बताऊं, यहाँ पे हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं मेल और फीमेल का जो सिंबल है वो कैसे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा देखिए मेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो राउंडेड स्ट्रक्चर बनाना है, ऊपर एरो लगाना है। ठीक है, लेकिन फीमेल को अगर करना है तो क्या करना होता है? ये राउंडेड स्ट्रक्चर लगाना होता है और बीच में यहाँ पे प्लस बताना होता है नीचे। ठीक है, ये क्या है? फीमेल का सिंबल है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे फीमेल स्पीसीज की बात करते हैं, किसमें? अगर पाइपा के फीमेल स्पीसीज की बात करते हैं तो ये क्या शो करते हैं? मैंने कहा ये बेसिकली पेरेंटल केयर शो करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये पेरेंटल केयर जो है शो करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ये बात की, मतलब ये पैतृक संरक्षण जो है अपने अनफर्टिलाइज एग को प्रोवाइड करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 6th एग्जांपल है, और बेसिकली हमने क्या क्या देखा एक बार वन मोर टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा राना टिग्रिना है, टोड है जिसे कहते हैं बुफो मेलनजिना, रेकोफेरस इसे फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ पर हाइला है, हमने यहाँ पे पाइपा के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको लर्न करना है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। यहाँ पे नोट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे हमने पैतृक संरक्षण की बात की है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पैतृक संरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसी के बेसिस पे एक नोट पॉइंट मैं पहले आपको डिस्कस कर दूं। ये नोट पॉइंट क्या है? मैंने कहा बेसिकली अगर इस नोट पॉइंट की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है IRPA। ठीक है, अब ये IRPA क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एम्फीबिया क्लास में आने वाले 4 प्रकार के स्पीसीज के बारे में बताया है, और इस स्पीसीज में हम क्या करने वाले हैं? इस स्पीसीज में हम यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं? इनमें पाए जाने वाले
पेरेंटल केयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, मतलब पैतृक संरक्षण के बारे में बताऊंगा। यहां पर मैंने क्या डिस्कस किया, यहां पर इसके स्पीसीज की बात की है और यहां पर हम देखेंगे कि कौन से स्पीसीज, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि IRPA होता क्या है, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। पाइपा के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एलाइटस। क्या कहेंगे इसे कहेंगे एलाइटस। अब ये एलाइटस जो है इसे क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिडवाइफ टोड। क्या कहेंगे इसे कहते हैं मिडवाइफ टोड कहा जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है किसका, एलाइटस का, ठीक है। तो हमने वन बाय वन सभी एग्जाम्पल के बारे में देखा। अब देखिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि यहां पर क्या होता है। आई से हमने बेसिकली किस स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर मतलब एपोडा गन के बारे में बताया तो वहां पर कौन सा एग्जांपल था, वहां था इक्थायोफिस। क्या था, मैंने कहा वहां था इक्थायोफिस था, ठीक है। तो हमने इक्थायोफिस की बात की, साथ साथ यहां पे नेक्स्ट की बात करें तो इसे कहते हैं रेकोफोरस। क्या कहते हैं इसे, रेकोफोरस के बारे में मैंने आपको बताया। फ्लाइंग फ्रॉग के बारे में, यहां पे पी से क्या होता है, पी से होता है पाइपा और यहां पे ए से क्या होता है, एलाइटस, जिसे क्या कहते हैं अभी हमने स्टडी किया, इसे मिडवाइफ टॉड कहते हैं। यहां पर पेरेंटल केयर के बारे में जो स्पेशल पॉइंट है कि इन चारों ही सदस्यों में इक्थियोफिस, रेकोफेरस, पाइपा और एलाइटस में क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इन चारों स्पीसीज में ये कहा जाता है, इन चारों स्पीसीज में ये कह सकते हैं हम, ये कहा जाता है कि ये सीधा सा स्टेटमेंट है कि यहां पे कौन सा स्पीसीज जो है मतलब फीमेल की बात करें या फिर मेल की बात करें जो कि यहां पे पेरेंटल केयर को शो करते हैं। देखिए ये कहा जाएगा कि इन तीनों में कौन से, मैंने कहा इक्थियोफिस में जो फीमेल स्पीसीज है, फीमेल इंडिविजुअल जो है, मादा प्रजाति, वो पैतृक संरक्षण जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। रेकोफेरस में भी क्या है, फीमेल स्पीसीज ही पेरेंटल केयर को शो करेगी। यहां पे पाइपा की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा पाइपा या सूरीनेम में क्या होता है, मैंने कहा इसमें भी फीमेल स्पीसीज ही जो है पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है। लेकिन एक स्पीसीज है यहां पे एलाइटस, जिसे क्या कहते हैं, मिडवाइफ टॉड कहते हैं। और ये जो मिडवाइफ टॉड होता है इसमें फीमेल नहीं, इसमें मेल स्पीसीज क्या करते हैं, पेरेंटल केयर को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर जो जो पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर क्लास में बताया उसको हम वन मोर टाइम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में बताया। मैंने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था कि इसको 3 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, एपोडा, कॉर्डेटा, यूरोडेला और क्या होता है एन्यूरा। और मैंने आपको बताया 2 प्रोसीजर के बारे में। एक था स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है, स्पॉनिंग में बेसिकली ये कहते हैं कि अगर एम्फीबिया के द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया और इसके साथ साथ बाह्य निषेचन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्पॉनिंग कहते हैं। जिसमें कोई भी एक फीमेल एम्फीबियन जो है जल की सतह में या फिर जल में क्या करते हैं, एक चिपचिपे पदार्थ, स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज कर रहे थे। वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है पूरे जल के सतह पे फैल जाएगा और उसी में जो मेल गैमीट है जो कि मेल एम्फीबियन से आने वाला है स्पर्म, वो ट्रैप हो जाएगा। इस तरह से इनमें युग्मनज, जायगोट का निर्माण होगा। और इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को हम कहेंगे क्या, स्पॉनिंग। इसके साथ साथ मैंने बताया आपको कि अगर हम एमनियन जैसी कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले भ्रूण के चारों तरफ सुरक्षात्मक झिल्ली, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो कि उस एम्ब्रियो की क्या करे, सुरक्षा करे, प्रोटेक्शन दे, उसे एमनियन कहते हैं। जिसमें एमनियन पाए जाएंगे उसे कहेंगे एमनियोट। और जनरली एमनियन उन जीवों में पाए जाते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि एम्फीबिया में मुख्य रूप से बाह्य निषेचन होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें एमनियन जैसे कुछ सुरक्षात्मक झिल्ली जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अगर यहां पे एमनियन नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एमनियोट्स बोलेंगे, एन एमनियोट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एन एमनियोट्स कहेंगे, ठीक है। तो हमने इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद वन बाय वन इन सभी के जो गण में अगर बात करते हैं एग्जांपल की, उसके बारे में बताया। इक्थायोफिस को ब्लाइंड वर्म कहते हैं, उनकी आईज जो है उसकी स्किन से ढकी होती है, टिम्पेनम एब्सेंट होता है, उसे लिम्बलेस जो है एम्फीबियन कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि उसकी फीमेल स्पीसीज जो है पेरेंटल केयर शो करती है। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड कॉर्डेटा और यूरोडेला गण में क्या बताया कि इसमें पाए जाने वाले, अगर हम एक्सोलोटल लार्वा की बात करते हैं जो कि कहां पाया जाएगा, सेलेमेंडर स्पीसीज में पाया जाएगा। सेलेमेंडर में एक्सोलोटल लार्वा पाया जाता है, लेकिन इस लार्वा का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, ये नियोटेनी या पीडोजेनेसिस शो करते हैं। इसमें कहते हैं कि एडल्ट स्टेज, वयस्क अवस्था में भी तरुण अवस्था के कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है।
उसके अलावा नेक्ट्यूरस और एक क्रिप्टोब्रेंकिया एक स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बताया। और वो जो क्रिप्टोब्रेंकिया है उसके बारे में क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि वो क्या है, लार्जेस्ट एम्फीबियन कंसीडर किया जाता है। उसके बाद थर्ड गन के बारे में मैंने स्टडी किया कि यहाँ पर जो है लार्जेस्ट ऑर्डर होता है एम्फीबिया का, राना टिग्रिना, टोड और बुफो मेलेंजिना के बारे में जिसे भेंक कहते हैं, रेकोफेरा जिसे क्या कहते हैं, फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं, हाइला जिसे ट्री फ्रॉग कहते हैं, पाइपा इसे सुरीनेम कहते हैं। इसकी फीमेल स्पीसीज पेरेंटल केयर शो करती है। और लास्ट एग्जांपल क्या पढ़ा हमने यहां पे, एलाइटस के बारे में पढ़ा, इसे क्या कहते हैं, मिडवाइफ टॉड कहते हैं। और इसका जो मेल स्पीसीज है वो क्या करता है, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है। तो हमने यहां पे एम्फीबिया क्लास को क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। हमने दोनों ही पर्टिकुलर लेक्चर में 2 डेज के लेक्चर में जनरल प्रॉपर्टीज बाय इसके जो भी जैव प्रक्रम होते हैं डाइजेशन से लेकर के रिप्रोडक्शन तक वो बारे में उसके बारे में स्टडी किया। और यहां पर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या देखा कि कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलता है। पेरेंटल केयर का जो गुणधर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम्फीबिया क्लास का, मैं अगेन बता दिया आपको। तो अब हम सीधे लीड करते हैं हमारा जो अब नेक्स्ट क्लास जो होता है। आपको पता है हम टेट्रापोडा सुपर क्लास पढ़ रहे हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास में आने वाला प्रथम जो क्लास है एम्फीबिया के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम स्टडी करने वाले हैं सेकेंड क्लास, जिसे क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। सरीसृप वर्ग के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां पे रेप्टाइल्स को स्टडी करेंगे, लेकिन रेप्टाइल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट, हमारा एक बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नोट पॉइंट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इन जो भी पर्टिकुलर अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में जो भी जीव आते हैं, मतलब कशेरुकी प्रकार के जीवों की बात करें तो उनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, शरीर का जो तापमान होता है, उनके बॉडी के टेम्परेचर के आधार पे हम इन जीवों को, इन जंतुओं को कैसे जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए हमारा पॉइंट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हाउ दीज वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो देखिए मैं कि यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यहां पे शरीर के तापमान के आधार पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल। किसकी बात करने वाले हैं, मैंने कहा देखिए यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल, जंतुओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल की बात करने वाले हैं, लेकिन किसके आधार पे, मैंने कहा यहां पर हम किसके आधार पे बात करने वाले हैं, बॉडी टेम्परेचर के आधार पे, मतलब यहां पे शरीर के तापमान के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं, शरीर तापमान। ठीक है, शरीर के तापमान के आधार पे कैसे जंतुओं को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या स्टडी करना होता है कि शरीर के तापमान के आधार पर जो जंतु होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में, मैंने कहा इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो यहां पे वेरी फर्स्ट कैटेगरी है ये कौन सा होता है, इसे कहते हैं हिंदी में शीत रुधिर वर्ग। ठीक है, मैंने कहा शीत रुधिर वर्ग के प्राणी, क्या कहते हैं, शीत रुधिर वर्ग के प्राणी कहते हैं, शीत रुधिर वर्ग के प्राणी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेशली यहां पे इसके इंग्लिश टर्म की बात करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने कहा प्राणी कहा जाता है। अब देखिए शीत रुधिर वर्ग के प्राणी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कैटेगरी। इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे कहेंगे इंग्लिश में कोल्ड ब्लडेड। क्या कहेंगे इसे कहेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड, मतलब यहां पे जो है जिसमें मैंने कहा शीत रुधिर, शीत का मतलब है कोल्ड, मतलब ठंडा। ठीक है, और रुधिर का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है। तो हम ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जिसमें कोल्ड टाइप का जो है ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये कौन से कैरेक्टर होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैसे होते हैं, हम ये बात करेंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद इसी कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है एक्टोथर्मल। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एक्टोथर्मल। क्या कह सकते हैं इसे कहा जाता है एक्टोथर्मल प्रकार के जीव। ठीक है, इसी एक्टोथर्मल को क्या कह सकते हैं, इसी एक्टोथर्मल को कहा जाएगा क्या, इसी को कहेंगे पोइकिलोथर्मल। क्या कहेंगे इसे कहेंगे पोइकिलोथर्मल कहेंगे। ठीक है, यहां पे कितने सारे टर्म्स हो गए, देखिए मैंने कहा शीत रुधिर वाले जो प्राणी होते हैं ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है। इसी को क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। क्या कहेंगे,
कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे। इसके साथ साथ इसे और क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे जो है एक्टोथर्मल कहते हैं, पोइकिलोथर्मल भी कहा जाएगा। एनसीईआरटी में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट बना के स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हमें क्या करना है, इसका स्टडी करना है। फर्स्ट कैटेगरी देखा, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इसके सेकेंड कैटेगरी के बारे में। अगर यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है गर्म रुधिर वाले जीव। क्या होते हैं, गर्म रुधिर वर्ग वाले जो है जंतु की बात करें, गर्म रुधिर वर्ग के प्राणी, गर्म रुधिर वर्ग के प्राणी जो हैं उसमें हमें कौन कौन से बेसिकली क्लास के मेंबर लेना है, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहां पर गर्म रुधिर वाले जो प्राणी होते हैं इसे पर्टिकुलर कौन सा टेक्निकल टर्म देंगे, यहां बोला हमने कोल्ड ब्लडेड, तो यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे इसे कहा जाएगा वार्म ब्लडेड। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा वार्म ब्लडेड, मतलब गर्म रुधिर के प्राणी। ठीक है, अब देखिए वार्म ब्लडेड के साथ साथ यहां पे हम और क्या कह सकते हैं, यहां पे है एक्टोथर्मल, तो यहां पे इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एंडोथर्मल। क्या कहेंगे इसे एंडोथर्मल कहेंगे। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या गिवन है, यहां है पोइकिलोथर्मल, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होमोथर्मल। क्या कहते हैं इसे होमोथर्मल कहते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गर्म रुधिर वाले प्राणी को क्या बोला, मैंने कहा वार्म ब्लडेड बोला, इसको एंडोथर्मल बोला, और क्या बोला, इसको होमोथर्मल भी कहते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, पहले हम गर्म रुधिर के प्राणी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कि हमें यहां पे क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने कहा आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये होमो दिख रहा है। ठीक है, अगर यहां पे होमो की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, मैंने कहा सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आने वाले जो भी जीव होते हैं, ठीक है, मैंने कहा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो एनिमल्स आते हैं जिनके बॉडी का जो तापमान होता है, जिसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, विद इन द टाइम, समय के साथ साथ कभी भी चेंज नहीं होता है, वो समान रहता है। वो क्या रहता है, समान रहता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या, मैंने कहा ये नियत ताप वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में गर्म रुधिर प्रकार के प्राणी में वो सभी एनिमल आते हैं जिसमें समय के साथ विद इन द टाइम जो है उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज कभी नहीं होता है, हमेशा नियत बना रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे देखिए, अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, पोइकिलोथर्मल की बात करते हैं, एक्टोथर्मल की बात करते हैं, कोल्ड ब्लडेड की बात करते हैं, तो इसमें पर्टिकुलर ऐसे एनिमल आते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल आते हैं जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, इसमें पाए जाने वाली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो भी जीव होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर विद इन द टाइम, समय के साथ साथ क्या हो जाता है, मैंने कहा ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब हम इन दोनों कैटेगरी के बारे में स्टडी तो कर लिए हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि गर्म रुधिर वर्ग के प्राणी कौन से होते हैं और यहां पे शीत रुधिर वर्ग के प्राणी कौन से होते हैं। देखिए यहां पे इन दोनों ही कैटेगरी में हम अब एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे देखिए एग्जांपल की बात करें कि अगर हम एवीज क्लास की बात करें, कौन से क्लास की, अगर यहां पे पक्षी वर्ग की बात करते हैं तो पक्षी वर्ग के प्राणी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होमोथर्मल होते हैं। अगर यहां पे एवीज के साथ साथ हम यहां पे किसकी बात करें, यहां पे मेमल्स की बात करें, किसकी, मैंने कहा मेमल्स की बात करते हैं, स्तनधारी वर्ग जो होते हैं ये भी होमोथर्मल होते हैं। इनका शरीर का तापमान क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम कौन से एग्जांपल पढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां पे शीत रुधिर वर्ग के जो प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड प्रकार के जो जीव होते हैं, यहां पे इसमें कौन कौन से क्लासेस हम करते हैं, मैंने कहा पहले तो हम पढ़ते हैं यहां पे पाइसीज सुपर क्लास के बारे में। किसके बारे में, पाइसीज सुपर क्लास, मतलब मत्स्य महावर्ग के जो इसमें इस महावर्ग में आने वाले जो भी मछलियां होती हैं या फिर जो भी फिशेज होती हैं हम उसको स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कौन से वर्ग की बात करते हैं, कौन से क्लास के मेंबर की बात करते हैं, एम्फीबिया के। ठीक है, एम्फीबिया के मेंबर्स की बात करें, इसके साथ साथ रेप्टाइल्स की बात करें। ठीक है, रेप्टाइल्स की बात करें तो ये तीनों ही ऐसे पर्टिकुलर इसके मेंबर होते हैं जिनमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके आधार पर ये किस प्रकार के जीव होते हैं, मैंने कहा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपको लर्न करना है, इस चार्ट को लर्न करना है, इसके कंसेप्ट को समझना है कि कौन से क्लास के मेंबर किस प्रकार के जीव होते हैं शरीर के तापमान
के आधार पर, ठीक है। इन दोनों ही पॉइंट को हम किसी भी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे अब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आपको सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी में आपको जो है इंग्लिश मीडियम में पोइकिलोथर्मल टर्म मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये किस प्रकार के हो गए, ये बेसिकली कैसे हो गए, मैंने कहा ये शीत रुधिर वर्ग के प्राणी हो गए। या फिर सिंपल टर्म में बोलूं, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे समतापी। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे समतापी। क्यों? क्योंकि होमो के बारे में मैंने आपको बताया, होमो क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम होता है, समान होता है। और थर्मल क्या होता है, यहाँ पे थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर, मतलब जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है, इक्वल रहता है, तो ये समतापी हो गए। लेकिन यहां पे इसकी बात करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे असमतापी, ठीक है। हमने इसके नोट पॉइंट को क्या किया, मैंने कहा ये हमारा नोट पॉइंट था, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे रेप्टिलिया क्लास जो होता है, सरीसृप वर्ग के कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में कुछ एक जनरल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। बाकी के जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बेसिक बातें हमें रेप्टाइल्स के बारे में करना है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद एम्फीबिया क्लास के बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेप्टिलिया के बारे में, या फिर इसे क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहेंगे सरीसृप। क्या कहेंगे इसे कहेंगे सरीसृप वर्ग, ठीक है। अब देखिए ये जो सरीसृप वर्ग है, रेप्टाइल्स जो होते हैं, इसमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, पहले वो बेसिक पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने वाला हूं हैबिटेट के बेसिस पे। देखिए यहां पे बताने वाला हूं हैबिटेट मतलब आवास के आधार पर ये कहां पाए जाते हैं। आवास के आधार पर इसके अगर हैबिटेट प्लेस ऑफ लिविंग, इसके रहने की जगह की बात करें तो ये कहां पाए जाएंगे, मैंने कहा ये जलीय भी होते हैं, मतलब ये एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। जलीय के साथ साथ ये और क्या होते हैं, मैंने कहा जलीय भी होते हैं, और क्या होते हैं, मैंने कहा ये भी स्थलीय भी होते हैं, ठीक है। कुछ एक सदस्य जो हैं स्थलीय भी होते हैं। लेकिन यहां पे जल की बात कर रहे हैं, जल जो है किस प्रकार के जल, मैंने कहा यहां पे फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और साथ साथ मेराइन वाटर में भी मिलते हैं। यहां पे FW और MW का मीनिंग क्या है, F से फ्रेश वाटर, MW है यहां पे मेराइन वाटर, मतलब स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों जगह पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, अगर हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो वो जलीय तो होते हैं, जल में पाए जाते हैं, लेकिन समुद्री जल में एक भी सदस्य नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा एम्फीबियन नहीं है जो सी वाटर में मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात करें तो ये जलीय है और ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है और मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो किस प्रकार के मूवमेंट, किस प्रकार के लोकोमोशन को जो है शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार की गति दर्शाते हैं। देखिए इसके लिए कहा जाता है कि जो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली किस प्रकार के लोकोमोशन को शो करते हैं, मैंने कहा ये क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट करते हैं। किस प्रकार का, यहाँ पे बोला है मैंने क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट करते हैं। अब ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसे मैं समझाऊंगा। बेसिकली मैंने कहा ये जो है किस प्रकार के मूवमेंट करते हैं, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस वर्ग में आने वाले जो भी मेंबर है वो कैसे चलते हैं, मैंने कहा ये रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं, मैंने कहा ये रेंग कर, या फिर ये जो है सतह से चिपक कर जो है सरक कर, या फिर रेंग कर चलते हैं। और इस रैंक कर चलने के लिए ही हम बायोलॉजिकल टर्म जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट कहते हैं उसे, ठीक है। देखिए हमने इसके बारे में स्टडी किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर रेप्टिलिया जो क्लास के मेंबर होते हैं, इसके बॉडी की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, इसके हम बॉडी की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए इनके बॉडी में हमें हेड वाला पार्ट जो है इजियली स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक वाला पार्ट भी मतलब ग्रीवा वाला भाग भी दिखता है। इसके साथ साथ नेक के साथ साथ ट्रंक वाला जो धड़ वाला भाग होता है वो भी दिखाई देगा, और ट्रंक के साथ साथ यहाँ पे टेल वाला पार्ट भी हमें क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। देखिए इसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में मैंने बताया कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर वाला भाग भी है, ग्रीवा भी है, धड़ वाला भाग भी है, और पुच्छ भाग भी क्या होते हैं, आसानी से स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। किसमें, सरीसृप वर्ग के जीवों में, ठीक है। लेकिन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके बॉडी
बॉडी पे, मतलब इनके शरीर पे या फिर इनके स्किन पे बात करें कि इनके शरीर के सतह पर जो है सल्क पाए जाएंगे। यहाँ क्या होते हैं, स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको अगर याद हो, हमने इससे पहले जिस क्लास के मेंबर के बारे में बात किया था वहां पर सल्क नहीं पाए जाते थे, ठीक है। अगर हम एम्फीबिया क्लास की बात करें तो वो स्केल लेस होते हैं, वहां पे सल्क नहीं पाए जाते हैं, मैंने कहा वो सल्कहीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इनके बॉडी पे सल्क या फिर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट्स की भी बात कर लिए। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं, नेक्स्ट करेक्टर बताने वाला हूं रेप्टाइल्स का, कि ये क्या करते हैं अपने स्किन के या फिर अपने बाह्य भाग जो होते हैं, अपने बॉडी के, अपने शरीर के बाह्य भाग को क्या करते हैं विद इन द टाइम आफ्टर ए पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम इंटरवल, ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करते हैं अपने बाह्य त्वचा को क्या करते हैं निकाल देते हैं, उसको त्याग देते हैं। और ये रिलीजिंग ऑफ द पर्टिकुलर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट, इसको क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा स्किन कास्टिंग। क्या कहते हैं इसे स्किन कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी स्किन कास्टिंग को और क्या कहा जाएगा, इसी स्किन कास्टिंग को कहते हैं माउल्टिंग। क्या कहेंगे इसे माउल्टिंग भी कहते हैं। अब देखिए माउल्टिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, माउल्टिंग को हिंदी में कहते हैं त्वक पतन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं त्वक पतन। और ये त्वक पतन क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्नेक, अगर हम यहाँ पे सांप की बात करते हैं तो अपने बाहर के जो परत है, अपने बॉडी के जो आउटर सरफेस होता है उसको क्या करता है, वो मैंने कहा वो उसको कुछ समय अंतराल के पश्चात उसको त्याग देता है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये अपने बाह्य परत मतलब जो आउटर लेयर होता है इनके बॉडी के, इनके स्किन को, मैंने कहा आफ्टर ए टाइम इंटरवल, आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल ये क्या करते हैं उसको रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, मैंने कहा ये उसको रिलीज करते हैं, उसको त्याग देते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर हैं वो किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये किरेटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, किरेटिन के बाह्य परत को रिलीज करते हैं। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इसे या तो इसे कहते हैं त्वक पतन कहेंगे, या फिर इसे स्किन कास्टिंग कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, इसे माउल्टिंग कहेंगे, ठीक है। इतने सारे कैरेक्टर के बाद जो है हम यहाँ पे कुछ एक इस लेक्चर में जो है महत्वपूर्ण लक्षण ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक और लक्षण के बारे में बता दूं जो कि रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स में जो भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए ये बेसिकली पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैंने कहा कि पेंटाडेक्टाइलस जो है इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा इसमें आने वाले जीव किस प्रकार के होते हैं, पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है पेंटा वर्ड का मतलब क्या होता है, पेंटा वर्ड का मतलब है 5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो भी सदस्य आएंगे, जो भी मेंबर्स आएंगे उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा उसमें नाखून युक्त जो है 5 उंगलियां पाई जाएंगी, ठीक है। मैंने कहा इसमें नाखून युक्त 5 प्रकार के क्या होते हैं, डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 5 प्रकार के उंगलियां जो हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिंगर्स बोलना गलत होगा, यहाँ पे हम उंगलियों को डिजिट्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए मैंने आपको बोला क्या, मैंने आपको ये समझाया कि पेंटाडेक्टाइलस होते हैं 5 प्रकार के जो हैं नाखून युक्त जो हैं उंगलियां पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेंटाडेक्टाइलस कहते हैं। लेकिन अगर पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब अगर इसमें पाए जाएंगे, मतलब इनके फिट में जो है क्या होते हैं नाखून युक्त 5 उंगलियां पाई जाएंगी। लेकिन अगर हम इसके लिम्ब की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिम्ब के बारे में क्या कहा जाता है, स्पेशली लिम्ब के बारे में कहते हैं कि स्नेक की बात करें, यहाँ पे सांप या सर्प की बात करते हैं तो स्नेक में लिम्ब अब्सेंट होते हैं। मैंने कहा स्नेक में क्या होते हैं, लिम्ब जो होते हैं मतलब फिट लोकोमोशन के लिए जो लिम्ब होते हैं आप सभी को पता है वहां पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब की बात की, स्किन कास्टिंग मॉल्टिंग के प्रोसेस की बात की, किस प्रकार का मूवमेंट करते हैं, रैंक कर चलते हैं, क्रीपिंग एंड क्राउलिंग लाइक मूवमेंट कहते हैं, जलीय स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के जल, चाहे स्वच्छ जल हो चाहे समुद्री जल हो, पाए जाने की संभावना है। बॉडी में स्केल्स जो है प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सल्क पाए जाते हैं। हेड, नेक, ट्रंक और टेल वाले भाग में क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, वी हैव डिस्कस द पर्टिकुलर 3 ऑर्डर ऑफ द एम्फीबिया क्लास, एज वेल एज वी हैव डिस्कस सम एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट रेप्टिलिया क्लासेस, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, हम इसी लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल स्टडी अबाउट द सम मोर कैरेक्टर, सम मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।